व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान में चक्री। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट ट्राई का चैप्टर नंबर फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम हमारी उसके बाद वाली पोएम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो का पाउडर। स्नो होती है डस्ट मतलब पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो ये जो पोएम है ये दिस वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, 10th बोर्ड में आपको मतलब बहुत ज्यादा पोइटर्स के नाम पूछेंगे, मतलब एक दो लाइन दे देंगे या आपको चैप्टर पोएम का नेम दे देंगे और पूछेंगे इसका राइटर कौन है। तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताया है जिसे लोग बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसको बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत अच्छा होगा। तो ये तब की बात है जब स्नो फॉल चल रहा था, मतलब बहुत ही सर्दी का टाइम था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं आउट ऑफ कंट्री रहते थे, मतलब इंग्लैंड जैसी जगह रहते थे जहाँ स्नोफॉल होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या एक बार अपने रास्ते से आ रहे थे, उनके रास्ते में एक हेमलॉक ट्री पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है और लोग बाग उससे अवॉइड करते हैं, मतलब उससे अवॉइड करते हैं उस रास्ते से जाने। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो उस रास्ते से जा रहे थे तो उस पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा था, मतलब एक कौवा बैठा था। तो उसने जो पेड़ की टहनी होती है उसे हिला दिया था। तो जो उसके ऊपर जो स्नोफॉल हो रखा था उस समय, तो वो स्नो उसके ऊपर जम रखी थी और वो स्नो आके डायरेक्ट ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब जो पोइट है उनके सर पे आके गिर गई। तो जैसे ही वो आके गिरी तो बाकी लोग तो ये सोचते कि भाई आज का दिन बहुत बुरा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो आके गिरी तो उनके हार्ट में चेंज ऑफ मूड आ गया, मतलब उनका मूड चेंज हो गया और वो कहते हैं कि दिस सेव मतलब सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई रूइन, मतलब अब जो भी पार्ट मेरे दिन का खराब जाने वाला था वो अब बच गया है। तो देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree, मतलब जिस रास्ते से मैं जा रहा था तो इसका होगा इंडियन, मतलब इसका इंग्लिश में ये तो 4 लाइन में बता रखा है पर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। अ क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री shook down a branch of a hemlock tree that was covered with snow, मतलब जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस रास्ते में एक हेमलॉक ट्री था जिसके ऊपर एक क्रो बैठा था। उसने shook down a branch of hemlock tree, shook down मतलब उसने ब्रांच को हिलाया तो जो स्नो थी वो मेरे ऊपर आके गिर गई, जो पहले से कवर्ड था वो ट्री। सेकंड स्टेंजा, have give my heart a change of mood and save some part of a day I had ruined, मतलब जैसे ही वो स्नो आके गिरी तो हैज चेंज माई हार्ट, हैज गिव माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, द मूड ऑफ द पोइट चेंज, पोइट का मूड चेंज हुआ एंड से सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड एंड ही सेड दैट रिमेनिंग डे हैड बीन बेटर एंड डिड नॉट पास एंड रिग्रेट, मतलब जो बचा हुआ दिन है वो बेटर जाएगा और डिड नॉट पास एनी रिग्रेट, मतलब कोई भी पश्चाताप नहीं होगा उन्हें इस हेमलॉक ट्री से ये गिरने का। अब हम इसके ग्लोसरी वर्ड देख लेते हैं। तो हेमलॉक, हेमलॉक का मतलब क्या होता है? अ पॉइजनस ट्री और प्लांट विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, मतलब हेमलॉक ऐसा ट्री है जो एक पॉइजनस ट्री है। हेमलॉक एक पॉइजनस मतलब प्लांट या ट्री कुछ भी कह सकते हो जिसके व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। और रूइंड, रूइंड का मतलब होता है हमारे रूइंड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब रिग्रेट पश्चाताप में नहीं जाना। तो अब हमने इस पोइट्री को तो पढ़ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सो थिंक अबाउट द पोएम। अब हम देखते हैं पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, पोइट किसके बारे में कहता है जिससे उसका मूड चेंज हो जाता है? हाउ हैज द पोइट मूड चेंज, और पोइट का मूड कैसे चेंज होता है? आंसर, अ डस्ट ऑफ स्नो मींस द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या थी? वो फाइन पार्टिकल्स थी स्नो की। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, अब इसका आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम दैट ऑफ डिसमे द जॉब, मतलब जो ये डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोइट का मूड
चेंज कर देती है डिसमे टू जॉय, मतलब वो जो पहले जॉय करने वाला था वो डिसमे कर देती है डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले। हैज होल्डिंग द डे इन रिग्रेट व्हेन दिस डस्ट ऑफ स्नो फॉल, और पॉइंट है जो पूरा डे रिग्रेट में पश्चाताप में होल्ड करके रख रहा था जब तक उसके ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरी थी। एंड दिस सिंपल लिटिल थिंग ब्रॉट हिम सम जॉय, और ये सिंपल थिंग ने उसके दिमाग में जॉय ला दिया। तो हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में फ्रोस्ट कैसे प्रेजेंट हुई। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू इन थिंक अबाउट ऑफ एन आंसर, और अब ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमें बताएंगे, मतलब हमारी हेल्प करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट आर द बर्ड दैट आर यूज्ड नेम्ड इन पोएम, मतलब कौन सा बर्ड है जिसका नाम इस पोएम में लिया गया है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफ्टन मेंशन इन पोएम्स, क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्रो किसी और पोएम में भी यूज हुआ होगा। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्रो, आपके दिमाग में क्या इमेजेस आती है जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हो। सो फ्रॉस्ट हैज प्रेजेंट नेचर इन क्वाइट अनकन्वर्टेबल मैनर, मतलब जो फ्रॉस्ट है वो अनकन्वर्टेबल मैनर में नेचर में प्रेजेंट होती है। वाइल इन अदर नेचर पोएम वी कम अक्रॉस बर्ड सच एज नाइटमेयर एंड और स्पैरो, मतलब बाकी की नेचर की पोएम में हम स्पैरो और नाइट टाइगर्स के बारे में पढ़ते हैं, नाइट टिंगलर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉस्ट हैज यूज्ड अ क्रो इन दिस पोएम, लेकिन इस पोएम में फ्रॉस्ट ने क्रो यूज करा है। A crow can be associated with something dark, black and four body, मतलब जो क्रो है वो डार्क होता है, ब्लैक कलर में होता है, उसका पूरे बॉडी ब्लैक कलर में होती है। That is why other poets usually mention singing night tigers or beautiful white doe in this poem, in their poem, जिस वजह से जो बाकी के पोइटर्स हैं वो अपनी पोएम में, नेचर की पोएम में मेनली उनको मेंशन करते हैं जो बहुत अच्छा मतलब जो बहुत अच्छा वो देते हैं, कन्वे करते हैं अपन को, बहुत अच्छी बात सिखाते हैं। और ब्यूटीफुल वाइट डो इन देयर पोएम, और ब्यूटीफुल दिखे उनकी पोएम में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब 2 पार्ट और बाकी है। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डजंट द पोइट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल, हेमलॉक ट्री क्या है और पोइट ने इस स्टोरी में, इस पोइट में कुछ और अच्छे पेड़ों के बारे में क्यों नहीं बताया, जैसे कि मैपल और एन ओक और एन पाइन ट्री। आंसर, ऑल्सो द पोइट वॉज रीडिंग अबाउट द हेमलॉक ट्री विच इज अ पॉइजनस ट्री। He has not written about a more beautiful tree such as maple, oak or pine because these trees symbols a feeling of sadness and regret, which is why he has used an hemlock tree. मतलब पोइट के अनुसार बताया गया है कि पोइट ने इस पोइट्री में हेमलॉक ट्री का यूज इसलिए करा है क्योंकि वो एक पॉइजनस ट्री है। He has not written more about a more beautiful, और उसने इसमें ज्यादा खूबसूरत पेड़ों को जैसे मैपल, ओक और पाइन के बारे में इसलिए लिखा है बिकॉज दिस ट्रीज सिंबलाइज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट, क्योंकि ये जो ट्रीज है बाकी ये सिंबलाइज करते हैं फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट, रिग्रेट की फीलिंग और सैडनेस की फीलिंग सिंबलाइज करते हैं, विच इज वाई ही हैज यूज्ड अ हेमलॉक ट्री, जिस वजह से उसने हेमलॉक ट्री को यूज करा है इस पोइट में। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो, मतलब हेमलॉक क्रो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय या सोरो। व्हाट डू द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑन अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो ने शेक करी थी उस हेमलॉक ट्री से वो किसके लिए रिप्रेजेंटेड है।
आंसर, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंटेड सोरो, मतलब हेमलॉक ट्री और क्रो सोरो रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज शोकन ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड फॉर अ जॉय द फ्रोस्ट एक्सपीरियंस, मतलब जो ये डस्ट ऑफ स्नो है जिससे क्रो ने गिराया था हेमलॉक ट्री से, वो बताती है हमें जॉय ऑफ फ्रोस्ट एक्सपीरियंस, मतलब बर्फ का जो फ्रोस्ट, मतलब हम बर्फ कहते हैं उन्हें, फ्रोस्ट को भी बर्फ कहा जाता है। जॉय दैट फ्रोस्ट एक्सपीरियंस, मतलब उस एक्सपीरियंस, उस जॉय को एक्सपीरियंस करने के जो फ्रोस्ट से आता है। He has therefore used an unconvertible tree and bird in order to construct them with joy in the form of snow, जिस वजह से उसने इस पोएम में ऐसे ट्री और ऐसी बर्ड के बारे में बात की है जो जॉय इन द फॉर्म ऑफ स्नो, जो उस पोइट को मतलब बर्फ के स्नो के फॉर्म में जॉय मतलब जॉय दे गए। तो इसी के साथ हमारा डस्ट ऑफ स्नो कंप्लीट होता है। अब इसके साथ एक और पोएम है जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है, वो है आइस एंड फायर, जिसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विथ आइस एंड फायर। बाय बाय।